Hello, welcome again to the खान लाइफ स्टडीज़। इसके पहले दो वीडियोज़ में हम ये देख चुके हैं सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। As it is provided in the federal constitution that there should be distribution of powers between the center and the state. Therefore, our constitution has distributed the powers between the center and the states on the different basis. Now we will discuss the administrative relations. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में जब हम आते हैं, बात करते हैं कि क्या प्रशासनिक संबंध क्या रहेगा, केंद्र और राज्यों के बीच का प्रशासनिक संबंध हम देखें। अभी हमने देखा है विधायी संबंध क्षेत्र के आधार पर, विधायी संबंध विषय वस्तु के आधार पर। विधायी संबंध जो विषय वस्तु के आधार पर है, उसमें पिछली वीडियो में 2-3 आर्टिकल रह गए थे। विषय वस्तु में जैसे 249 है, 250, 252, 253 एंड 356, एंड जहाँ पर पार्लियामेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट। आर्टिकल 249 में ये प्रोवाइड किया गया है कि व्हेन द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ डिसाइडेड बाय ए रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटीज ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी यदि राज्यसभा मौजूद सदस्यों और वोट में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 के बहुमत से ये एक संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची के कोई विषय राष्ट्र के महत्व का हो गया है और उस पर पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए, देन इट विल बी लॉफुल फॉर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट। और ये रेजोल्यूशन कब तक रहेगा, इसके लिए प्रोवाइड किया गया है, इट शैल बी इन फोर्स पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 1 ईयर, इट मे बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 1 ईयर। तो 249 में राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि इस बहुमत से यदि वो पारित कर दे तो राज्य सूची के किसी विषय पर पार्लियामेंट को अधिकार हो जाएगा कानून बनाने का। सेकंड देखिए 250 क्या कहता है। 250 ये प्रोवाइड करता है कि जहां पर इमरजेंसी के प्रोविज़न लागू हो गए हैं, अगर देश में इमरजेंसी के प्रोविज़न लागू हो गए हैं तो पार्लियामेंट को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी के लिए आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया है और जिसमें यह भी कहा गया है कि दौरान इमरजेंसी पार्लियामेंट को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में भी राज्य के अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य की सूची से संबंधित टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और इमरजेंसी में जो कानून बनाया जाएगा उसका वो इफेक्टिव कब तक रहेगा ये भी जान लीजिए। जिस दिन से इमरजेंसी समाप्त होने की उद्घोषणा होगी, द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ सीजिंग ऑफ इमरजेंसी, उस डेट से विदिन 6 मंथ, 6 महीने तक ये रहेगा। उसके बाद ये इसका ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा आफ्टर दी 6 मंथ। इसके बाद फिर आता है 251 इज रिलेटेड विद आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 250। जैसे कि आर्टिकल 249 में कहा है कि राज्यसभा अगर संकल्प पारित कर दे तो राज्य की विषय वस्तु पर केंद्र सरकार को, संसद को कानून बनाने का अधिकार हो जाएगा। और 250 से कहता है कि यदि इमरजेंसी लागू कर दी गई है तो राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसमें 251 ये क्लियरिफाई करता है कि यदि 249 और 250 के पावर का प्रयोग करते हुए संसद ने कोई कानून बनाया है और उसी विषय पर राज्य का भी पहले से कोई कानून मौजूद है और दोनों में कोई टकराव होता है, दोनों में इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल प्रिवेल। बस कितना प्रिवेल होगा, द स्टेट लॉ शैल
टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकन्सिस्टेंसी बी इनऑपरेटिव। यानी जिस हद तक राज्य का कानून असंगत है केंद्र के कानून से, उस हद तक वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। फिर 252 क्या कहता है, यहाँ राज्यों का खुद को अधिकार दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल, जहाँ पर 2 कैमरा विधानमंडल है, यानी जहाँ विधान सभा भी है, विधान परिषद भी है, तो जहाँ पर उनकी दोनों असेंबलीज अगर ये प्रस्ताव पारित कर दें, 2 या 2 से अधिक राज्य कि राज्य की किसी वस्तु पर एक कानून होना चाहिए और इस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो उस विषय पर संसद कानून बनाएगी। लेकिन ये कानून जो संसद बनाएगी ये इन्हीं दोनों राज्यों पर ही लागू होगा। अगर कोई तीसरा राज्य इस कानून को अडॉप्ट करना चाहे तो भी अपने विधानमंडलों से उसे एक प्रस्ताव पारित करके ऐसे विधि को वो अडॉप्ट कर सकती है। फिर आप देखिए, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज। जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, अगर उसको भारत में लागू करना है, देश को में उस ट्रीटी को या उसके किसी अंश को लागू करना है, तो उसे संसद से पारित कराना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि ट्रीटीज को रेटिफाई करती है संसद। तो यहाँ संसद को इंटरनेशनल एग्रीमेंट भारत ने कहीं किया गया है, किसी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है, बहुत से कन्वेंशन होते हैं, तो उन कन्वेंशंस को अगर अपने देश में लागू करना है तो उसे पार्लियामेंट से पारित कराना होगा। ये जो कन्वेंशन है, ये जो एग्रीमेंट है, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है, भले ही इसकी विषय वस्तु राज्य सूची की हो, इन स्पाइट ऑफ दैट इसमें पावर जो है वो पार्लियामेंट को है। कैसी ट्रीटीज को रेटिफाई करेगी पार्लियामेंट ही, ये सूची 1 में हो, सूची 2 में हो या सूची 3 में हो, एनी हाउ पावर पार्लियामेंट को दे दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। एक और आप देखिए कि सेंट्रल, ये पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है, ये कंट्रोल कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसा आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर शक्तियाँ, जगह जगह शक्तियाँ राज्यों से लेकर के केंद्र को दी गई हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश का जो संविधान है उसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर की कल्पना की है। ये संघ इसीलिए कहा जाता है कि ये केंद्रीकृत है, इट इज लीनिंग टुवर्ड्स सेंटर। एक यूनिटरी संविधान की कुछ विशेषताएं अपने अंदर रखता है। याद है, हालांकि ये कहा जाता है ये एक संघीय संविधान है, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि प्रोफेसर के.सी. वियर ने इसे स्पष्ट रूप से कहा है, इट इज ए क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कंट्रोल देखिए, संसद का आर्टिकल 31 कैपिटल ए, इट ग्रांट्स इम्यूनिटीज टू सर्टेन लॉज रिगार्डिंग द रिफॉर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चर फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड 19। यानी जो कृषि से संबंधित कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसे अनुच्छेद 14 और 1919 से छूट दी गई है 31A के द्वारा। लेकिन यहाँ ये शर्त लगा दी गई है कि ये छूट, ये उन्मुक्ति तभी मिलेगी जब तक राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है इस संबंध में उसको सहमति राष्ट्रपति ने ना दी हो। यानी राष्ट्रपति जब सहमति ऐसे कानून को देगा तभी राज्य का कानून प्रभावी होगा। फिर दूसरा देख लिए, आर्टिकल 200 पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर के पावर है कि एक तो ये है स्पेशली आर्टिकल 200 में कि किसी भी ऐसे विधानमंडल के द्वारा पारित, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी बिल को वो सहमति देने के पहले राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है यदि गवर्नर का ये विचार है कि ये बिल यदि कानून बन गया तो ये राज्य के उच्च न्यायालय की गरिमा को कम करेगा। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कानून हैं, बहुत से ऐसे बिल हैं जिन्हें गवर्नर प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रोक लेता है, और बहुत से ऐसे कानून हैं जो आर्टिकल 30 बिजली विभाग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेंट्रल एक्ट है,
बिजली का कारोबार राज्य सरकार करती है, खरीद फरोख्त करती है, किसी एजेंसी करती है। और अगर इस पर कोई टैक्स लगाना चाहती है राज्य सरकार, तो ऐसा टैक्स लगाने का विधान अगर वो कोई कानून लाना चाहती है तो उसकी पूर्व अनुमति प्रेसिडेंट से लेनी पड़ेगी। तो आप जगह जगह देख रहे हैं कि प्रीडोमिनेंस ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ है, पार्लियामेंट को अधिभाव दिया गया है, प्रीडोमिनेंस जगह जगह दिया गया है। तो ये तो आप सेकंड वीडियो से रिलेटेड कुछ मैटर थे। अब आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या पावर है, प्रशासनिक रिलेशन में क्या क्या शक्तियां दी गई हैं केंद्र को। आर्टिकल 256 कहता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर इट्स एग्जीक्यूटिव पावर सो एज टू इंश्योर दैट ड्यू effect is given to every act of parliament. It shall be duty of the state to exercise its executive power so as to ensure due effect is given to every act of parliament. कह रहे हैं ये राज्यों का कर्तव्य है कि अपने कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग ऐसा करे, इस प्रकार से करे कि केंद्र के द्वारा, संसद के द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं उसको पूर्ण रूप से प्रभाव दिया जा सके। इस संबंध में केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है। अब निर्देश देने के लिए आर्टिकल 257 भी है कि डायरेक्शन टू द स्टेट। ये 3 मैटर है यहाँ कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार निर्देश देगी कि आप कानून का पालन कैसे कराएंगे। नंबर 1, द मैनर इन विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड, यानी वो कौन सा ढंग है जिस प्रकार से राज्य का एक्जीक्यूटिव पावर यूज किया जाएगा। वो मैनर, वो ढंग क्या होगा, सो एज नॉट टू एब्रिज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो इस ढंग से प्रयोग की जाएंगी कि वो केंद्र की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको भंग ना करे, उसका अवहेलना ना करे। यह निर्देश देगा केंद्र राज्य को। दूसरा निर्देश है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच इज मिलिट्रेली, सैनिक रूप से और नेशनली या राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसी कम्युनिकेशन सेवा के लिए उसका निर्माण, उसका रख रखाव करने के लिए केंद्र राज्य को निर्देशित करेगा। तीसरा है जिस राज्य में रेलवे की लाइनें बिछी हुई हैं तो मेजर्स टू बी टेकन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज विद इन द स्टेट, यानी केंद्र जो है राज्य को निर्देश दे सकता है कि आप रेलवे की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करें। तो ये 57 में दे गया 257 में कि इन इस विषयों पर ये निर्देश दिया जाएगा प्रशासनिक तौर पर एग्जीक्यूटिव पावर के, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। फिर 258 कहता है, 258 में प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है, द प्रेसिडेंट टू इंट्रस्ट द स्टेट गवर्नमेंट द फंक्शंस रिलेटिंग टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, यानी संघ का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है उसको करने की वो कार्य करने के लिए वो राज्य सरकार को राष्ट्रपति डेलीगेट कर सकता है, लेकिन ये डेलीगेशन राष्ट्रपति संबंधित राज्य की सहमति से ही करेगा। 252 सब क्लास 2 ये कहता है स्टेट ऑफ मशीनरीज, केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार की जो कार्यपालिका की मशीनरीज है उसको अपने कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयोग कर सकती है। यूज स्टेट एग्जीक्यूटिव मशीनरी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द यूनियन लॉज, और ये भी कर सकती है कि स्टेट अथॉरिटीज को लॉ को लागू करने के लिए, सेंट्रल लॉज को लागू करने के लिए यह अधिकार दे सकती है। लेकिन इसमें यह प्रयोग किया गया है कि यदि ये स्टेट मशीनरीज को ये केंद्र यूज करता है तो वो संबंधित राज्य जो उसमें खर्चा उसका आता है,
इसके कानून का पालन कराने के लिए संघ सूची में और समवर्ती सूची में जो केंद्र सरकार के कानून है उसको लागू करने में जो खर्चा आएगा उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार राज्य सरकार को करेगी। तो 258 यहाँ हो गया। इसके बाद आप देखिए 258A है, 258A यहाँ जस्ट इसका उल्टा है। स्टेट में इंटरेस्ट, यहाँ स्टेट डेलीगेट कर सकती है स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर को किसी सेंट्रल अथॉरिटी को, लेकिन यहां भी वो उसे संघ सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी। तो जो 258 में जो केंद्र सरकार को जो पावर है, 258A में राज्य सरकार को पावर दे दिया गया है कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो केंद्र के प्राधिकारियों से वो ले सकते हैं, लेकिन इसमें केंद्र सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी। फिर अगला देखिए आप क्या है, 261 फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, इसे कहते हैं 261 फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। मतलब क्या है, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, records and judicial proceedings of union and state। क्रेडिट किसे देंगे आप, पूरा विश्वास किसमें रखेंगे, पब्लिक एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड द एवरी स्टेट। इसी के पैरा 2 में कहा गया है कि फाइनल जजमेंट एंड फाइनल ऑर्डर ऑफ एनी सिविल कोर्ट can be executed anywhere in the territory of India। यानी किसी सिविल कोर्ट के द्वारा पारित अंतिम निर्णय या अंतिम आदेश का एग्जीक्यूशन पूरे भारत राज्य में कहीं भी कराया जा सकता है, कोई राज्य सरकार रोक नहीं सकती इसे। तो यह है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लास 261 में, ये प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन है। फिर देखिए 262, ये इंपॉर्टेंट है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। राज्यों के बीच में बहुत झगड़ा एक है, यूज ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कंट्रोल ऑफ वाटर इन रिलेशन टू द इंटर स्टेट रिवर्स, इंटर स्टेट वैलीज। यानी जहां एक नदियां दूसरे कई राज्य से होके जाती हैं तो इंटर स्टेट वाटर हो गया। कोई ऐसी वैली है जिसे पानी निकल करके एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो इंटर स्टेट वैली हो गई। तो यहां पर यूज ऑफ कहा गया, जो यूज ऑफ वाटर, तो कहते हैं वाटर डिस्प्यूट, तो यूज ऑफ वाटर हो गया, और इसके अलावा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो गया एंड कंट्रोल ऑफ वाटर हो गया। तो इसमें 262 में कहा गया है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट विधि बनाकर, कानून बना करके इसके न्याय निर्णय के लिए ट्रिब्यूनल बनाएगा। यहां पार्लियामेंट को पावर दिया गया है टू प्रोवाइड बाय लॉ फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज। यह झगड़ा आप देख रहे होंगे साउथ में वो चल रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु में और जगह है। इस संबंध में पार्लियामेंट हैज पास्ड रिवर बोर्ड एक्ट 1956, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल भी सेटअप कर दिया है फॉर एडजुडिकेशन ऑफ सच डिस्प्यूट्स। और ये जो ट्रिब्यूनल नियुक्त किया गया है, इसका जो निर्णय होगा, अंतिम निर्णय होगा, दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स, ऑन द पार्टीज। और एक प्रोविजन ये भी कहा गया है कि इस वाटर डिस्प्यूट को के मामले को देखने का क्षेत्राधिकार किसी न्यायालय, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है, दिस कैन नॉट बी चैलेंज। तो 262 में यह कह दिया गया कि स्टेट के बीच में अगर यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर का झगड़ा है तो इस संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना करके इसके न्याय निर्णय के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाएगा जो कि इसका निस्तारण करेगा।
फिर इसके बाद देखिए 263 इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल, इट इज रिलेटेड विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक जनरल रूल प्रोवाइड करता है फॉर द कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स and the cooperation between center and the state. And it is expected the state government, the states will take into consideration while dealing with each other. यानी ये जो सामान्य ये जनरल रूल जो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है आपस में सहयोग के लिए, कोऑपरेशन के लिए, इसलिए बनाती है कि राज्य सरकारें जब आपस में एक दूसरे से व्यवहार करें, डीलिंग कोई हो, तो इसमें इस कोऑपरेशन, इस कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखें। राज्य का राज्य से मामला हो या राज्य का सेंट्रल से, और इसी कोऑपरेशन या इसी कोऑर्डिनेशन को बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, इट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में दो स्तर की सरकारें हो गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। इन दोनों में सहयोग के लिए कुछ जनरल रूल्स फ्रेम किए जाते हैं जिसका पालन राज्य को और केंद्र को करना पड़ता है आपस में सहयोग करने के लिए, कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार आइसोलेशन में काम नहीं करेगी। जब भी वो काम करेगी तो उसका काम दूसरे राज्य से पड़ेगा, तो एक राज्य दूसरे राज्य से सहयोग कैसे करे, उसके लिए जो नियम है इसका पालन करना है, इससे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो आर्टिकल 263 में प्रोवाइड किया गया है, इट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल फॉर इफेक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स। एक काउंसिल बनाई जाएगी जो राज्यों के बीच में सहयोग, प्रभावी सहयोग के लिए काउंसिल बनाई जाएगी। यह काउंसिल कौन बनाएगा? इट इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस इंटर स्टेट काउंसिल के कुछ ड्यूटीज जान लिए। नंबर 1, टू एडवाइज अपॉन द डिस्प्यूट्स likely to arise between the state। राज्यों के बीच संभावित जो झगड़े पैदा होने वाले हैं उस पर उन्हें सलाह देना, रिकमेंडेशन देना। दूसरी ड्यूटी दी गई, टू इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट, किसी ऐसे विषय की जांच करना, उसकी विवेचना करना। कौन से विषय? जिसमें सारे राज्य या कुछ राज्य और केंद्र सरकार का समान कॉमन इंटरेस्ट है। ऐसे विषय जिसमें राज्यों का कॉमन इंटरेस्ट है या केंद्र और राज्यों का कॉमन इंटरेस्ट है, तो उन विषयों की जांच करना, पता लगाना, और आगे कहा गया है एंड उस पर रिकमेंडेशन देना फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स and between the state and the center for better coordination। ये काउंसिल रिकमेंडेशन देगी। इंटर स्टेट काउंसिल 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित की गई है। इंटर स्टेट काउंसिल में कौन है मेंबर्स, कौन कौन है जान लीजिए। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ all union territories having legislative assemblies, and all the administrators of the union territories having no legislative assemblies। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर 6 कैबिनेट मिनिस्टर इसमें इसके सदस्य होंगे। ऐसे प्रोवाइड किया गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल कि जब मीटिंग होगी तो इट विल बी प्रेसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये थोड़े थोड़े वो प्रिंसिपल हैं जो आपने देखा है, गाइडिंग प्रिंसिपल है कि ये प्रशासनिक कंट्रोल, यहाँ आप देखिए जगह जगह जहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेंटर का दिखाई देता है। सेंटर डायरेक्शन देगा कि आप अपने एग्जीक्यूटिव पावर का यूज कैसे करें, not to abridge the parliamentary law, means of communication जो है उसका कंस्ट्रक्शन करने का निर्देश, उसका रखरखाव का निर्देश, रेलवेज की देखभाल करने का निर्देश,
ये सारे निर्देश राज्य को केंद्र सरकार दे सकती है। प्रेसिडेंट बहुत से अपने कर्तव्यों को जो है राज्य सरकार को डेलीगेट कर सकता है। इसी प्रकार स्टेट मशीनरीज का प्रयोग केंद्र सरकार कर सकती है। फिर आपने देखा इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट कार्यपालिका शक्तियों को जो डेलीगेट इंटरेस्ट कर सकती है केंद्र के प्राधिकारियों को। और 261 कहता है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, यानी जो पब्लिक रिकॉर्ड है, पब्लिक एक्ट्स है एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स है, दे शैल बी गिवन फुल फेथ एंड क्रेडिट। और ये भी कह दिया गया कि भारत के किसी न्यायालय के द्वारा पारित किसी अंतिम निर्णय और अंतिम आदेश का निष्पादन एग्जीक्यूशन भारत के क्षेत्र में कहीं भी किया जा सकता है। 261। फिर आप देखिए 262 आता है, ये बहुत झगड़े का मामला है। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ, किसके बारे में है, इंटर स्टेट रिवर एंड वैलीज। इसके बारे में भी एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है और इस ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग अंतिम होती है। और वाटर डिस्प्यूट के मैटर को क्षेत्राधिकार किसी न्यायालय को नहीं दिया गया है। फिर लास्ट में आपने देखा 263 कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें एक गाइडलाइन होती है कि राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें, कैसे कोऑपरेट करेंगी, उसकी गाइडलाइन। राज्य और केंद्र किस प्रकार से कोऑपरेट करेंगे, उसकी गाइडलाइन। इसके बारे में आपको गाइडलाइन दी गई है कि कैसे ये इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है, जो कि राज्यों के झगड़े के बारे में, डिस्प्यूट्स के बारे में, केंद्र सरकार के जो कॉमन सब्जेक्ट उसके बारे में ये रिकमेंडेशन देंगे। इसमें कई आयोग बनाए गए हैं। यह मुख्य आयोग है सरकारिया कमीशन, इसके बारे में अलग से पढ़ा जाएगा। ये थोड़ा सा ये रिलेशंस के बारे में ये लास्ट वीडियो है। ये 3 वीडियो मैंने आपको दिया है, ये तीनों को तैयार कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।